रांची शीतलहरी का चरम जोरों पर था। दिसंबर का महीना आने वाला था। ओस की बूंदें घास से फिसलती बरबसी एक बार मानो देखने वाले का ध्यान आकृष्ट कर जाती। दोपहर 3 बजे बगीचे में खिले फूलों, घास की बिछी चादरों के बीच कालीन पर किताबें अस्त व्यस्त सी पड़ी हुई थीं। उन्हीं किताबों के बीच नजरें तन्मयता से किताबों पर गाड़े, जूड़े में पेंसिल खोसे तथा हाथ में पेन घुमाते हुए वह गणित के किसी सवाल को हल करने का नाकाम प्रयास कर रही थी। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो शायद ही उसे इस सवाल का जवाब मालूम हो। वह बार बार कभी इस किताब तो कभी उस किताब में देखने का प्रयास करती, कहीं तो इसका जवाब होगा। वह इसी उधेड़-बुन में डूबी हुई थी जब सहसा ही किसी कार के रुकने की आवाज़ आई। अब उत्सुकतावश या यूँ कहें चिड़चिड़ेपन की वजह से, क्योंकि इस आवाज़ ने उसकी एकाग्रता को भंग जो कर दिया था, उसने अपने घर की चारदीवारी, जो थोड़ी कम ऊंचाई की थी, से बाहर झांकने का प्रयास किया। वह कार जो बगल वाले शर्मा अंकल के घर के सामने आकर रुकी थी। एक लड़का बाहर निकला और थोड़े एटीट्यूड में चलते हुए घर के अंदर चला गया। वह असमंजस से यह सब देख ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर हाथों का स्पर्श का एहसास हुआ। उसने जैसे ही नजरें घुमाई, अपनी माँ को यूँ सामने देख वह जरा चौंक सी गई। तू तो ऐसे डर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो, उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखे हुए ही कहा। अरे नहीं माँ, वो बस। पहली बार उसने अपनी माँ से नज़रें चुराते हुए फीकी मुस्कुराहट लिए बोला। अच्छा, जो भी हो, चल अब जल्दी से अंदर। मैंने तेरे लिए तेरी पसंद के पोहे बना दिए हैं। किताबों को समेटते हुए, पढ़ाई बाद में कर लेना, गाल पर हाथ फेरते हुए। कोई ना, तू थोड़ा सा ब्रेक ले ले, समझी? माँ ने प्यार से उससे कहा और उसे अंदर चलने को कह घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर में वह कालीन समेट ही रही थी कि माँ की आवाज़ उसकी कानों से जा टकराई। अंदर आजा गौरी, पोहे ठंडे हो रहे हैं। आई माँ, गौरी ने कालीन समेटते हुए कहा और अंदर की ओर जाने लगी कि ना जाने क्यों वह खुद की नज़रों को शर्मा अंकल के घर की ओर जाने से रोक न पाई। 2 दिन बीत चुके थे। वह उस लड़के को अक्सर शाम के वक्त अपने गार्डन एरिया में टहलते देखती। उसे उसकी आयु 23 के आसपास लगी। वह खुद भी तो 19 साल की थी। उसने एक बात नोटिस की थी, वह सुबह के वक्त निकल जाता और इसके बाद शाम के वक्त ही वह उसे दिखता। एक दिन उसकी माँ ने बातों ही बातों में उसे बताया कि उसका नाम रुद्र है और उसने अभी अभी ही दिल्ली से पढ़ाई पूरी की है। पता नहीं क्यों, पर जब कभी रुद्र की बात छिड़ती, गौरी के गालों पर लालिमा सी आ जाती। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज गौरी ने मानो ठान लिया था वह घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। सुबह उसका एग्ज़ाम है और वह गणित के सवालों में उलझी हुई है। अगर ये लास्ट सेमेस्टर ना होता ना, तो इतना दिमाग भी नहीं खपाती। अब 5 सेमेस्टर जब पास कर ही लिए हैं तो यह भी कर ही लेते हैं। उसने उन सवालों पर एक सरसरी सी नज़र घुमाते हुए कहा। इस वक्त उसकी माँ किचन में थी तथा पापा ऑफिस गए हुए थे। छोटा भाई था जो ट्यूशन पढ़ने में तकरीबन आधे घंटे पहले ही निकल चुका था। तभी अचानक डोरबेल की आवाज़ ने एक बार फिर उसके पढ़ाई में बाधा डाल दी। अभी अभी तो वह किचन का कुछ काम निपटा कर पढ़ने बैठी थी। इस आवाज़ को सुनकर वह खींच उठी। पता नहीं, एक तो यह सवाल मुझसे हो नहीं रहा और सब कोई मुझे डिस्टर्ब करने पर तुले हुए हैं। इस वक्त कौन होगा? एक सरसरी नज़र उसने किचन की ओर डाली, जहाँ उसकी माँ उसे शाम के लिए सब्जियाँ काटते हुए दिखी। वह बेमन से उठी और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह उसे देखकर चौंक सी गई और उसके मुंह से निकला, रुद्र। रुद्र अपना नाम सुन अचंभित था, तो इधर जैसे ही गौरी को आभास हुआ कि उसके मुंह से अचानक ही रुद्र नाम निकला है, तो उससे मानो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। उन दोनों में खामोशी सी छा गई थी। तभी गौरी की माँ आ गई और उन्होंने रुद्र को अंदर बुला लिया और गौरी को, जो उन्होंने अभी अभी चाय उतारी थी, लाने को कहा। वैसे तो रुद्र को चाय नहीं पसंद, पर उसने गौरी की माँ का दिल रखने के लिए थोड़ी सी पी ली। इधर जब रुद्र चाय पी रहा था, इस दौरान गौरी का ध्यान पूरे टाइम कभी रुद्र पर होता तो कभी अपनी माँ पर। मानो वह जानना चाह रही हो रुद्र यहाँ क्या कर रहा है। वह खुद में ही उलझी थी जब अचानक ही उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो उस समय उन दोनों का परिचय करा रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ अंदर चली गई। अब वहाँ गौरी और रुद्र के सिवा कोई नहीं था।
सिवाय खामोशी के। रुद्र चेयर में बैठा हुआ था और गौरी उसके सामने। वह उसे कुछ सवाल समझा रहा था जिनमें वह अटकी थी। असल में गौरी की माँ शारदा जी ने ही रुद्र की माँ विमला से कहकर रुद्र को घर में बुलाया था। वह काफ़ी देर से देख रही थी। गौरी के माथे पर चिंता की लकीरें, और वह जानती थी कि गौरी एग्ज़ाम को लेकर कितनी डरी हुई है। आखिर विमला जी ने कल ही तो बताया था कि उनका बेटा पढ़ाई में कितना होशियार है। तो एक तरह से शारदा जी मानो देखना चाहती हों आखिर उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। रुद्र के चेहरे पर मानो कोई भाव ही नहीं थे। वह सपाट लहजे में गौरी को समझाता जा रहा था और वह भी मानो समझती जा रही थी। बीच बीच में गौरी की नज़रें रुद्र पर चली जाती, पर लग नहीं रहा था कि रुद्र को कोई फर्क भी पड़ रहा हो। सारे सवाल समझाने के बाद वह चला गया तो गौरी को अपनी धड़कनें सामान्य सी लगीं, वरना थोड़ी देर पहले तो उसका दिल कितनी ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे उसके सिवा भला और कौन जान सकता है। वह जब अगले दिन एग्ज़ाम देकर आई तो उसका पेपर अच्छा जाने की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। उसकी माँ की नज़रें भी उस पर गईं तो उसके चेहरे को देख उन्हें भी अब रुद्र की काबिलियत पर कोई शक न रहा। इधर वह ना जाने कब से रुद्र के आने की राह ताक रही थी। उसने प्लाजो और टॉप पहन रखी थी तथा बालों की चोटी बांध रखी थी। उसकी कुछ लटें उसके चेहरे पर भी आ रही थीं, जो उसके लुक को काफ़ी आकर्षक बना रही थी। अचानक उसे रुद्र आता दिखा। उसने एक नज़र रुद्र की ओर देखा और हल्की सी स्माइल दी। रुद्र की नज़रें भी एक बार उसकी तरफ गईं, पर अचानक ही उसने अपनी नज़रों को फेर लिया। गौरी उसे बताना चाहती थी कि उसके कल पढ़ाने की वजह से ही आज उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, वरना उसे तो खुद पता नहीं था कि उसका क्या होता, क्योंकि अधिकतर सवाल उसी टॉपिक से ही तो आए थे। पर उसने रुद्र से इस तरह की अपेक्षित व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी, और इस तरह के व्यवहार से मानो उसका मन उखड़ सा गया। पता नहीं रुद्र शर्मा खुद को जाने क्या समझते हैं, खड़ूस कहीं के, उसने मन ही मन कहा। रात के खाने के बाद उसके पापा न्यूज़ देख रहे थे तो उसकी माँ उसकी मौसी से फ़ोन पर बात करने में बिजी थी। गौरी और उसका भाई छत में धमा चौकड़ी कर रहे थे। तभी अचानक ही गौरी की नज़र एक तरफ गई। उसे लगा मानो कोई न जाने कब से उसे देखे जा रहा हो। अब उसने भी उधर देखा तो उसे रुद्र खुद को एकटक दिखते हुए दिखा। ब्यूटीफुल। रुद्र के मुंह से अचानक यह सुन मानो गौरी की आंखें बड़ी सी हो गई थीं। तो वहीं उसका भाई भी अब कभी रुद्र को देखता तो कभी उसे। रुद्र ने जब उसके भाई को खुद को देखते हुए देखा तो उसने मन ही मन सोचा, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। अब उसने बात संभालते हुए अनुज गौरी के भाई से काफ़ी बातें की। गौरी भी वहीं थी, पर उसे अचरज था कि रुद्र ने एक शब्द भी उससे नहीं कहे, जबकि वह नोटिस कर रही थी कि अनुज से बात करते करते रुद्र की आंखें उसकी ओर भी चली जाती। उसे सबसे ज़्यादा अचरज तो तब हुआ जब बातों ही बातों में अनुज से गौरी के एग्ज़ाम के बारे में भी पूछ लिया। पर मजाल है कि गौरी से उसने कुछ भी कहा हो। रूढ़ कहीं के। गौरी ने जाते वक्त एक नज़र रुद्र पर डालते हुए धीमे स्वर में कहा और उसे घूरते हुए अनुज के साथ नीचे चली गई। पर शायद उसे कोई खबर हो, क्योंकि रुद्र ने तो यह सुन लिया था और अब वह भी एक नज़र चांद पर डालते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ नीचे चला आया। आज पहली बार रुद्र चैन की नींद सोया। यहाँ आने के बाद शायद ये पहला मौका था जब वह ऐसे चैन से सोया हो। सुबह जब वह वर्कआउट के लिए छत पर गया तो वह पुशअप कर ही रहा था कि उसकी नज़र सामने वाले छत पर ठहर सी गई, जहाँ उसे गौरी तुलसी माँ की परिक्रमा करती दिखी। थोड़ी देर बाद अपनी पूजा खत्म कर अचानक ही गौरी की नज़र भी रुद्र पर पड़ी तो उसने कुछ यूँ अनजान बनने का नाटक किया, मानो उसे तो खबर ही नहीं थी कि गौरी भी इस वक्त छत पर हो सकती है। रुद्र के इस रूड बिहेवियर को देखकर एक बार फिर गौरी उसे घूरते हुए नीचे की ओर चली गई। अब अक्सर गौरी और रुद्र कभी एक दूसरे से अचानक मिलते तो कभी गार्डन एरिया में टहलते मिलते तो कभी सुबह के वक्त छत पर वे अक्सर एक दूसरे से अनजान ही बने रहते। कभी कभी गौरी का मन करता रुद्र को जानने समझने का कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है, पर मानो यह उसकी एक कसक ही बनकर रह जाती। एक तो बारिश नहीं रुक रही थी और अब फ़ोन की बैटरी भी लो हो चुकी थी। क्या करूं अब? क्या यहाँ से जाना ठीक होगा? इन्हीं सब उधेड़-बुन के बीच उसने एक नज़र इधर-उधर देखा। अब वहाँ उसके सिवा कुछ और लोग ही थे। बाकी सब किसी न किसी के साथ जा चुके थे।
शाम के 7 बज चुके थे। लगता है बारिश नहीं रुकने वाली। मैं किसी को बुला लेती हूँ। यह सोचकर अब जैसे ही उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, वह मानो चिढ़-सी गई। फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो चौतरफा आती है। यही कुछ उसके साथ भी हो रहा था। उसने जब किसी से लेकर घर में कॉल लगाया तो एक बार में तो किसी ने उठाया नहीं और दूसरी बार में लगा नहीं। गौरी पूरी तरह से चिड़चिड़ी हो चुकी थी और वह वैसे भी बारिश में भीगते हुए घर के लिए निकल गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक ऑटो दिखा। वह जाकर उसमें बैठ गई। उसमें उसके अलावा कुछ और लोग भी थे। वह गहन चिंतन में डूबी हुई थी और नज़रें कभी बाहर तो कभी ऑटो में बैठे लोगों पर अनायास ही चली जाती। वह इस वक्त मोहराबादी में थी और उसे जाना लाल चौक था, जिसकी दूरी आधे घंटे की है। पर रांची में रात के ट्रैफिक की बात अलग ही होती है। ऊपर से बारिश में तो गाड़ियां बस रेंगती हुई सी जान पड़ती हैं। गौरी का मूड उखड़ चुका था। वह खुद में इस कदर गुम हो चुकी थी कि कब लालपुर पार हो गया उसे कुछ पता ही नहीं चला। उसकी तंद्रा तो तब टूटी जब ऑटो कांटाटोली चौक पहुंच चुकी थी और कुछ लोग जिनसे उसने सुन रखा था वे कांटाटोली चौक में उतरने वाले हैं, उतर रहे थे। उसने भी हड़बड़ी में बैग से 20 का नोट निकाला और जल्दी से वहीं उतर गई। ऑटो जा चुकी थी। हाथ की घड़ी 8:30 का संकेत दे रही थी। उसने एक नज़र सड़क पर घुमाई। सड़क पूरी तरह से बारिश से और सुनसान सा लग रहा था। हाँ, इक्का दुक्का वाहन उसे जरूर दिखे जो उसे घर तक पहुंचा सकते थे, पर अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। एक तो वह आगे निकल गई और दूसरा यूं सुनसान सी जगह। उसकी नज़र एक शेड पर गई जहाँ वह ठहर सकती थी, पर इस वक्त उसने पैदल ही जाना सही समझा। उसका घर यूं तो दूर नहीं, बस लाल चौक के आसपास ही था, पर इस डर और बारिश के साए में उसे एक एक कदम मुश्किल सा लग रहा था। वह थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि उसे सामने से कुछ लोग आते दिखे। वे लोग उसे पिए हुए से दिखे। आज तो आपने सोच ही लिया है मुझे ऊपर बुलाने का, उसने मन ही मन सोचा। तभी उनमें से एक आदमी की नज़र उस पर चली गई। एक तो बारिश, ऊपर से सामने एक लड़की अकेली। उन सब लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और ललचाई नज़रों से उसे देखने लगे। गौरी भी उनकी मंशा समझ चुकी थी। वे अब उसकी ओर बढ़ते चले जाते। वह एक एक कदम पीछे रखने लगी और अचानक ही वह इस सुनसान सड़क पर भागने लगी। वह जितनी तेजी से दौड़ती, वे सब भी उसके पीछे उतनी ही तेजी से आते। वह हाँफ रही थी। उसके पैरों में मानो जान ही ना रही हो। बारिश की बूंदों के साथ उसकी आंखों से भी आंसुओं की बरसात होने लगी। उसे यूं बेबस देख उन सबको मज़ा आने लगा और वे सब एक शैतानी हंसी हंसने लगे। वे अब आंखों में वासना की भूख लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। वह अब भी कोशिश कर रही थी कि वह भाग जाए, पर उसके कदम थक चुके थे। तभी उनमें से किसी का भी हाथ उसकी ओर बढ़ता कि अचानक ही एक गाड़ी गौरी और उनके बीच आ गई और उनमें से एक हाथ ने उसे अंदर खींच लिया। अचानक हुए इस घटना से गौरी डर गई। वह शहर से उठी तो वे लोग अपने शिकार को इस तरह से जाता देख हाथ मलते रह गए। हमारी ना सही, उसकी ही सही। चल भाई लोग। वे अब एक नए शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। इधर गौरी सिहर रही थी, साथ ही डर से कांप भी रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। जब देर तक कोई हाल चाल न हुआ तो गौरी ने डर के साए में अपनी आंखें खोलीं और सामने उसने जिसे देखा यह देख वह चौंक सी गई। रुद्र अचानक ही उसके मुंह से निकला, पर रुद्र भाव शून्य था। उसकी नज़रें बस सड़क और अपने ड्राइविंग पर थीं। तुम ठीक हो? रुद्र ने सड़क की ओर देखते हुए ही कहा। यह अब तक का दुख था या कोई वेदना? गौरी बिना कुछ सोचे समझे उसके गले से जा लगी। रुद्र ने तो इसकी आशा भी नहीं की थी। गौरी के अचानक गले लगने की वजह से कार सड़क के किनारे सामने वाले पेड़ से जाते जाते टकराने से बाल बाल बची। पर कुछ तो था जिसकी आवाज़ अब काफ़ी तेज़ थी और वह थी रुद्र की धड़कनों की आवाज़। गौरी रुद्र से अलग हुई और उससे नज़र चुराते हुए कार के बाहर देखने लगी। कुछ दूर जाने पर रुद्र ने गाड़ी एक ढाबे के आगे रोकी। कंफर्ट हो तो बाहर आ जाना, मैं देखता हूँ कुछ खाने को। यह कहकर वह चला गया। अचानक रुद्र को अपने कंधे पर हाथों के स्पर्श का एहसास हुआ। वह मुड़ा तो गौरी को सहमे हुए से खुद के पीछे खड़े देखा। वो मुझे घुटन सी लग रही थी, गौरी ने आंखें चुराते हुए कहा। मुंह धो लो, थोड़ा अच्छा लगेगा।
रुद्र ने उसके हाथ में जग पकड़ा दिया। पता नहीं आज इन धड़कनों को भी क्या हो गया है। तुम्हारी यह खामोशी और आंखें चुराना सही नहीं जा रही हैं। एक गिल्ट तो यह भी है कि मैंने उन सबका मुंह क्यों नहीं तोड़ा। उनकी तो उसके सामने सारे दृश्य घूम से गए। आज उसका लेट हो जाना, अनुज का कॉल आना, बताना गौरी का घर नहीं पहुंचना और उसे ढूंढते हुए अचानक ही उस पर नज़र पड़ना और बाकी सब। तभी उसकी नज़रों के सामने वह पल भी घूम आया जब गौरी ने उसे अचानक ही सही पर कसकर हक कर लिया था। इस पल को याद कर उसके अधरों में प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो दोनों घर पहुंच चुके थे। गौरी अपनी माँ के गले लगे सिसकने लगी। गौरी को इस स्थिति में देख उसके फैमिली वाले डर से गए। इस वक्त रुद्र की माँ भी वहीं थी। थोड़ी देर बाद रुद्र और उसकी माँ जाने के लिए निकले, पर ना जाने क्यों रुद्र के कदम उसके घर की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। गौरी गहरी नींद में थी तथा उसकी माँ उसके सिरहाने बैठी हुई थी। क्या मैं आज रात गौरी के पास रुक सकता हूँ? रुद्र ने फिक्रमंद होकर कहा। तो गौरी की माँ मना न कर सकी। उसके पापा को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वे रुद्र को गौरी का ख्याल रखने का कहकर बाहर चले गए। वह गौरी के सिरहाने बैठा हुआ था। गौरी के चेहरे पर हजारों भाव आ जा रहे थे। उसकी लटें चेहरे पर फैली हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो रुद्र उन लटों में उलझता जा रहा हो। उसकी नज़रें अचानक गौरी कसमसाने लगी। रुद्र उससे पहले कि कुछ समझ पाता, गौरी ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। रुद्र ने भी कुछ नहीं कहा और उसके हाथों पर अपने हाथ रख दिए। वह तब तक वैसा ही बैठा रहा जब तक गौरी नॉर्मल नहीं हो गई, और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी ना चला। सुबह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ से जब गौरी की नींद खुली तो उसने सामने रुद्र को देखा तो वह मानो चौंक सी गई। पर सोते हुए रुद्र इतना मासूम दिख रहा था कि उसने उसे जगाने की कोशिश नहीं की, और उसे देख उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। गौरी की नज़रें रुद्र पर थीं जब रुद्र की अचानक ही नींद खुली। उसने गौरी को यूं खुद की ओर मुस्कुराते हुए देखा तो उसके अधरों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। अब तुम ठीक हो? उसने गौरी की नज़रों से नज़रें मिलाते हुए कहा। हाँ, गौरी ने उठकर बैठने की कोशिश करते हुए कहा। रुद्र ने उसकी हेल्प की। गौरी के मम्मी पापा के आने पर रुद्र वहाँ से निकल गया। वक्त के साथ साथ सब पहले की तरह ठीक हो चुका था। गौरी जिस प्लेसमेट में बैठी थी वह उसमें सफल रही थी। गौरी और रुद्र आपस में धीरे धीरे खुलने लगे थे। अक्सर वे कभी मार्केट में एक दूसरे से टकरा जाते, तो कभी जब रुद्र बाहर जाने के लिए निकलता तो गौरी अचानक ही बाहर आ जाती और उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखती, जिससे रुद्र का दिन बन जाता। पर ना तो गौरी ने रुद्र को अपने दिल की बात कही थी और ना ही रुद्र ने उससे कुछ कहा था। एक दिन रुद्र छत में टहल रहा था जब अचानक ही गौरी और अनुज छत पर आ गए। रुद्र ने लोअर और टी शर्ट पहन रखी थी तो वहीं गौरी वाइट कलर के पटियाले में थी। थोड़ा अंधेरा था जिसके कारण रुद्र की नज़र गौरी पर नहीं पड़ी थी, पर गौरी को देख ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी नज़र तो सिर्फ रुद्र पर ही ठहरी हुई है। रुद्र आज थोड़ा चिंतित सा लग रहा था। अचानक ही उसकी नज़र गौरी की छत पर पड़ी तो अनुज को देख वह मुस्करा दिया, पर जैसे ही उसकी नज़र गौरी पर पड़ी मानो उसके चेहरे पर जो सिकन या चिंता की लकीरें थीं वो मिट सी गईं, और वह सकून भरी निगाहों से उसने गौरी को मुस्कुरा कर देखा। गौरी भी इसके जवाब में मुस्कुरा दी। ठीक है आप? गौरी ने इशारों से पूछा। तुम आ गई हो ना, तो मुझे क्या होना है? रुद्र ने भी इशारों से कहा। उन दोनों में काफ़ी देर तक इशारेबाजी चलती रही। इन दोनों का भी कुछ नहीं हो सकता। अनुज ने सर पर हाथ मारते हुए भोली सी शक्ल लिए उन दोनों को देखकर कहा। हो तो काफ़ी कुछ सकता है, अगर जीवन भर तुम्हारा साथ रहे तो। मैं चाहती हूँ ये जिंदगानी आपके नाम कर दूँ, आपका नाम लेकर अपनी सारी ज़िंदगी बिता दूँ। आप दोनों बोल नहीं सकते क्या? कब से देख रहा हूँ टुकर टुकर एक दूसरे को देख न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। अनुज ने इरिटेट होकर कहा। तो गौरी तो मानो मारे शर्म के वहीं धरती में गड़ गई। तो ऐसा ही कुछ हाल रुद्र का भी था। वो डिनर तैयार करना है, माँ बुला रही होंगी। फटाक से गौरी ये कहकर बिना उन दोनों की तरफ देखे वहाँ से नीचे आ गई। डिनर टेबल में गौरी और उसकी फैमिली डिनर कर रही थी। क्या बात है, आज तो मेरे दोनों शैतान शांति से खा रहे हैं। क्या मैं इसे तूफान के आने से पहले की सन्नाटा समझें?
मम्मी पापा ने गौरी और अनुज को शांति से खाते देख असमंजस से उन दोनों को देखते हुए कहा, पापा वो छत में। गौरी के कानों में जैसे ही अनुज का कहा ये गूंजा, वह सन्न से रह गई और खांसने लगी। गौरी की मम्मी ने जल्दी से उसकी ओर पानी का गिलास बढ़ा दिया। अब गौरी का पेट तो जैसे भर चुका था। उसने जल्दी से डिनर ख़त्म किया और रूम में आ गई। अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। वह शांति से 2 मिनट ही बैठी होगी कि अनुज रूम में आ गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? गौरी ने कमर पर हाथ रखे उसे घूरते हुए कहा। और तू पापा से क्या कह रहा था? अनुज ने बगल में रखी अपनी बुक्स उठाते हुए भागते हुए कहा। क्यों बताऊँ आपको? और इससे पहले कि गौरी उसे पकड़ भी पाती, वह झट से वहाँ से भाग गया। शैतान कहीं का, सर पर हाथ मारते हुए। वैसे जीजू मुझे बहुत पसंद आए हैं, अनुज ने रूम के बाहर से गौरी को चिढ़ाते हुए कहा। यह सुन गौरी का मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ दिनों बाद गौरी बार बार अपने घड़ी में टाइम देखे जा रही थी। वह न जाने कब से न्यूक्लियस मॉल के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। तभी अचानक वह उसे आते हुए दिखी। अब गौरी ने उसकी ओर घूरते हुए देखा। आज तो मैं गई, ये गौरी की बच्ची मुझे कच्चा ना खा जाए। वह अब उसकी ओर जल्दी से बढ़ने लगी। उसका ध्यान इस बात पर रहा ही नहीं कि अपोजिट दिशा से एक कार आ रही है। मानसी, यह देख गौरी की चीख निकल गई और वह दौड़ते हुए उसकी ओर जाने लगी। कार ठीक मानसी के आगे आकर रुकी। मारे डर के मानसी के हाथ पैर फूलने लगे। उसकी आंखें बंद सी हो गईं। गौरी ने पहले मानसी को संभाला। अब कार का खिड़की खटखटाया, पर जैसे ही उसने कार के अंदर झांक कर देखा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कार के अंदर एक लड़की ने जब अपने बगल में बैठे लड़के को एकटक बाहर देखते हुए देखा, तो उसकी नज़र ने भी उसकी नज़रों का पीछा किया। आई एम सॉरी, गौरी ने जल्दी से अपने कदमों को पीछे करते हुए कहा और वह मानसी को लेकर झट से वहाँ से निकल गई। मानसी की नज़रें गौरी पर थीं, पर गौरी तो जैसे खुद की उधेड़-बुन में ही गुम थी। यहाँ तक कि जब वह उसे प्राथमिक उपचार के लिए लेकर गई, तब भी गौरी गुमसुम सी ही थी। इधर रुद्र काफ़ी देर तक शॉक्ड सा रहा। नताशा, जो उसके बगल में बैठी थी, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो जैसे वह वर्तमान में लौट आया और अभी जो कुछ भी हुआ था उसकी नज़रों के सामने घूम आया। रुद्र ने अचानक नताशा को घूरते हुए कहा, उतरो। क्या? मैंने कहा उतरो। इससे पहले उसने रुद्र का यह रूप शायद ही देखा हो। वह जैसे ही उतरी, रुद्र एक पल भी गंवाए बिना वहाँ से निकल गया। आंटी, गौरी, रुद्र ने हाँफते हुए शारदा जी से पूछा। तो वो मानसी के साथ होगी ना? क्या आप प्लीज़ मुझे मानसी का नंबर दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर हुआ क्या ये तो बताओ। रुद्र की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसके सामने गौरी की आंखों में आई नमी और उसका वो मासूम सा चेहरा ही घूम रहा था। शारदा जी के नंबर देने पर जब उसकी बात मानसी से हुई तो उसे पता चला कि गौरी उसके साथ ही थी, पर वह 2 घंटे पहले ही वहाँ से निकल चुकी है। शाम भी हो रही थी और काले काले बादल आसमां में घिर आए थे। रुद्र को इस वक्त बस गौरी की चिंता खाई जा रही थी। उसने गौरी को बहुत ढूंढा, पर वह उसे कहीं नहीं दिखी। इस वक्त वह पतरालू घाटी की तरफ आ चुका था। उसे देख लग रहा था मानो उसने पी भी रखी थी। क्यों यार, तुम्हारी आंखें इतनी नम क्यों थीं? क्या तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अचानक उसके कानों में गौरी की आवाज़ गूंजने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे गौरी दिखी, जिसकी आंखें सूजी सी लग रही थीं। गौरी रुद्र के करीब आकर उसकी कॉलर पकड़कर, क्यों रुद्र, आखिर क्यों? गौरी की आंखों के सामने वह पल आ गया जब उसने रुद्र को किसी लड़की के साथ देखा था और उसकी आंखें नम हो गई थीं जब उसने रुद्र के हाथों को उसके हाथों पर रखे देखा। क्या तुम्हें मेरी आंखों में खुद के लिए कोई फीलिंग नहीं दिखती? रुद्र चुप सा रहा। गौरी कहती रही और अभी वह खामोश हुई ही थी कि रुद्र ने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया। गौरी काफ़ी देर तक उसके सीने से लगी रही। अचानक ही रिमझिम बारिश होने लगी। बारिश का मौसम और 2 जवां दिल। रुद्र ने गौरी के पलकों पर किस किया और उसे अपने सीने से लगाए रखा। बिजली की गड़गड़ाहट सुन रुद्र उससे आंखें चुराते हुए वहाँ से जाने लगा। रुद्र, काफ़ी देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। पर मानो गौरी के कानों में कोई आवाज़ सुनाई ही ना दे रही हो।
वह एकटक रुद्र को देखे जा रही थी और फिर वह उसके बगल के सीट पर बैठ गई। गौरी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में काफ़ी उधेड़-बुन चल रही हो। रुद्र इससे पहले कि कुछ समझ पाता, गौरी ने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। कुछ अजीब सी खुमारी छा रही थी उन दोनों में, जिसे बयां कर पाना मुश्किल था। तभी अचानक एक झटके से रुद्र ने गौरी को खुद से अलग किया और बारिश की परवाह किए बगैर तेजी से कार चलाते हुए दोनों घर के बाहर आ गए। अब गौरी जैसे ही उतरने वाली थी कि रुद्र ने गौरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, आई होप आज जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र तुम कभी नहीं करोगी। कहने का मतलब क्या है आपका? गौरी ने आश्चर्य होकर कहा, मुझे गिल्ट है। अभी घाटी में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। रुद्र ने उससे आंखें चुराते हुए कहा, पर आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह गौरी की बातों का क्या जवाब दे। उसने अब गौरी के बाजू को जोर से जकड़ते हुए कहा, समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे गिल्ट है मैं तुम्हारे इतने करीब कैसे आ गया। और यह कहकर उसने जोर से अपना हाथ कार की बोनट पर दे मारा और बिना गौरी से नज़र मिलाए घर के अंदर चला गया। इधर रिमझिम बारिश अपने चरम पर थी। बारिश की बूंदें और गौरी की आंखों से बहता झरता पानी के बीच गौरी के शांत मन में समंदर सी हिलोरें उमड़ रही थीं। अचानक गौरी की माँ घर से बाहर आईं। उन्होंने जब गौरी को यूं भीगते हुए देखा, एक पल को तो वो शॉक्ड हो गईं। पागल हो गई है क्या? उन्होंने असमंजस से पूछा। गौरी अब उनके सीने में जाकर छिपी और सिसकते हुए कहने लगी, मुझे सोना है। उनकी नज़र तभी रुद्र पर गई। रुद्र ने आंखों से इशारे से सब सही होने का इशारा किया और गौरी को लेकर अंदर चलने को कहा। रात का वक्त, गौरी की रात करवटें बदलते बीत रही थी। उसने बाद में अपनी मम्मी से कह दिया था कि वह ठीक है, वह फिक्र न करें। रात के सन्नाटे को चीरती हवाओं से उसकी लटें उसके कानों के पास झूल आए थे। बारिश रुक चुकी थी और चांद भी बादलों के पीछे से झांकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और एकटक चांद को देखने लगी। क्या सच में रुद्र, तुम्हें मेरी आंखों में खुद के लिए चाहत नहीं दिखती? इधर रुद्र भी अपनी खिड़की के पास अपने हाथों को बांधे खड़ा चांद को निहार सा रहा था। बेशुमार चाहत दिखती है तुम्हारी आंखों में। मैं भी जताना चाहता हूँ मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कितनी चाहत है। एक फीकी मुस्कुराहट लिए, पर मेरी बेबसी तो देखो, न दिखा सकता हूँ न जता सकता हूँ। उस रात में मानो चांद का दीदार करती दो दिलों, और उन दो दिलों में बेशुमार चाहत के बावजूद तन्हाई सा आलम था। सुबह की पहली किरण के साथ रात का सारा तिमर छट चुका था। बारिश के बाद का मौसम आंखों को सुकून और खूबसूरत सा वातावरण प्रदान कर रहा था। रुद्र जैसे ही जॉगिंग से आया, उसकी नज़र गौरी पर पड़ी, जो मानो उसी की राह देख रही हो। एक पल को तो वह भी गौरी की आंखों में खोसा गया, पर तुरंत ही वह उससे नज़र फेरते हुए उसे अनदेखा करते हुए अपने घर के अंदर चला गया। इतनी बेरुखी देख गौरी का दिल बैठ सा गया। तू ठीक है? अनुज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। मुझे क्या होना है, तू बता। आजकल बड़ी शैतानियाँ करने लगा है। बोर्ड्स आ रहे हैं, पर तेरी हरकतों से लग नहीं रहा। गौरी ने एक फीकी मुस्कुराहट और गुस्से का भाव लिए कहा, तो अनुज अपना सर खुजलाने लगा। वो दीदी, दीदी के बच्चे, चल अंदर। पापा से तेरी शिकायत नहीं की ना, तो देख लेना। क्या है ना, हर बार ब्लैकमेल करती रहती हैं। अच्छा, गौरी ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा और उसे लेकर अंदर चली गई। उसने अपने मम्मी पापा से भी कह दिया कि कल वह मानसी के साथ थी और फिर वापस आते वक्त बारिश हो गई थी। उसकी मम्मी के पूछने पर कि फिर वह रो क्यों रही थी, पहले तो उसे कुछ कहते नहीं बना। फिर वह थोड़ा इमोशनल होकर बोली, मानसी मेरी इकलौती सहेली है और उसके चोट को याद कर। शारदा जी जानती थी कि गौरी जितनी चंचल है उससे ज़्यादा इमोशनल, इसलिए उसने उससे कुछ नहीं कहा सिवाय अपने इमोशंस पर ज़रा सा कंट्रोल रखने के। गौरी ने वेट किया कि रुद्र आखिर कुछ तो बोले, पर अब रुद्र पूरी तरह से उसे अनदेखा करने लगा था। वह अनुज और उसके मम्मी पापा से बात तो कर लेता, पर गौरी जैसे अब उसके लिए वहाँ होकर भी नहीं थी। गौरी ने भी धीरे धीरे खुद को रुद्र से अनजान कर लिया। अभी ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम था, तो इस दौरान वह कंप्यूटर क्लासेस करने लगी। एक दिन जब वह
और मानसी कंप्यूटर क्लासेस कर गौरी के घर आए तो उसे रुद्र के घर के बाहर एक ट्रक खड़ा दिखा। पहले तो इस बात से वह खुद को अनजान कर लेना चाहती थी, पर अपनी फीलिंग को भला कोई छिपा सकता है क्या। माँ, शर्मा अंकल कहीं जा रहे हैं क्या? गौरी ने अपनी माँ से पूछा, जो इस वक्त उसे और मानसी को पराठे परोस रही थी। दीदी, रुद्र भैया भी जा रहे हैं। वो उन्होंने दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस खोला है ना। वहीं रुद्र के जाने की बात सुन पराठे का निवाला मानो गौरी के गले में अटक गया और वह खांसने लगी। मानसी ने उसे पानी पास किया, तब जाकर उसे थोड़ी राहत सी महसूस हुई। वह अब जल्दी से बाहर आई कि बिमला आंटी ने उसे अपने पास बुला लिया। जब तक रुद्र नहीं आया था, तूने एक बेटी का फर्ज बखूबी निभाया था। चाहती तो थी तू हमारे घर की बहू बने। तेरे अंकल और मैंने उससे बात भी की, पर गौरी खामोश होकर उनकी बातें सुननी जा रही थी। पर उसने मना कर दिया। कहता है, उसके गाल पर हाथ रखकर, वह तुझसे शादी नहीं करना चाहता। आई एम सॉरी बेटा, तेरी माँ और मैं यही चाहते थे। पर रुद्र। गौरी अब भी खामोशी थी। बस उसकी नज़रें अब रुद्र पर जमी थीं, जो सामान लोड करवा रहा था। पर शायद ये ऐसा हो कि रुद्र ने एक पल भी उसे देखा हो। शाम के वक्त शर्मा फैमिली हमेशा के लिए यहाँ से जा रही थी। सब उन्हें विदा करने के लिए अपने घरों से निकल आए थे। अनुज और उसके मम्मी पापा भी वहीं थे, सिवाय गौरी के। क्या मेरी चाहत की यही इंतहा है कि जाते वक्त भी इस दिल में तुम्हें न देख पाने की कसक रह जाएगी? रुद्र ने आसपास नजरें घुमाते हुए खुद से कहा। चले रुद्र। मिस्टर शर्मा की जैसे ही आवाज़ उसके कानों में पड़ी, वह चिंख उठा। एक एक कदम उठाना उसके लिए भारी लग रहा था। वो दीदी मानसी दी के घर गई हैं, अनुज ने उसके कान में कहा। कोई बात नहीं, वह झूठी मुस्कुराहट लिए बोल पड़ा। कार स्टार्ट हो चुकी थी। इधर जैसे ही कार के स्टार्ट होने की आवाज़ छत पर खड़ी गौरी के कानों में गई, वह सहम उठी। उसकी आंखें नम थीं और वह टूटी हुई वहीं दम से बैठ गई। क्यों आए रुद्र तुम मेरी ज़िंदगी में? ज़िंदगी भर के लिए कसक देने? क्यों? क्यों? क्यों गौरी? क्यों? क्या मेरे दिल में हमेशा के लिए ये कसक रह जाएगी कि मैं जाते वक्त भी तुमसे ना मिल पाया? बेशक उसकी नज़रें सड़क पर थीं और दिमाग ड्राइविंग में, पर उसका दिल तो वह कहीं और ही छोड़कर आ चुका था। शर्मा फैमिली को दिल्ली गए तकरीबन 1 साल बीत चुके थे। शारदा जी की कभी कभी बिमला जी से बात हो जाती। गौरी भी अक्सर उनसे बात कर लेती, पर वह रुद्र का जिक्र भी कभी नहीं करती। ना ही बिमला आंटी कभी उसके सामने उसका नाम ही लेती। हाँ, उसे अपनी मम्मी से ये ज़रूर पता चला कि रुद्र ने बिजनेस में काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया है। अभी वह जमशेदपुर में है, उसकी प्लेसमेंट वहीं तो हुई है। आज वह सुबह से ही बहुत व्यस्त है। कॉल के आने का सिलसिला जैसे थम ही नहीं रहा। मानसी उसके सामने सोफे पर पैर पसार कर टीवी देख रही है। तो तूने सोच ही लिया है कि तू नहीं चलेगी? मानसी ने एक नज़र उसकी ओर देखकर कहा। अरे नहीं, मैं अभी ऑफिस के कुछ पेपर देख रही थी। उसे समेटते हुए मानसी की ओर नज़र उठाकर उसने कहा, यार ऐसे कौन करता है? मतलब हद है। तो क्या मैंने कहा था बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए? गौरी मानसी को घूरते हुए कमर पर हाथ रखकर बोल पड़ी। लो जी, कर लो बात। अब बर्थडे गर्ल थोड़ी बोलेगी ये सब। मानसी ने दांत दिखाते हुए उसे मक्खन लगाने की पूरी कोशिश की। मुझे कहीं नहीं जाना बस, गौरी ये कहते हुए अंदर रूम में आ गई। प्लीज़ यार, देखना सब आएंगे, कितने सारे पुराने दोस्त इस बहाने मिल लेंगे। मानसी ने उससे रिक्वेस्ट की। अब मानसी के बोलने का तरीका इतना मासूम था कि गौरी उसे चाहकर भी मना नहीं कर पाई। तू ना एकदम पागल है। एक तो सुबह सुबह मुँह उठाए आ गई, फिर ऑफिस जाने से भी रोक दिया। तो क्या ना आऊँ? मानसी अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए बोल पड़ी। ना रे मेरी सोना, मैं तो सिर्फ तुझे बता रही थी कि मानसी, गौरी उसके गर्दन पर हाथ लपेट कर, कि तू एकदम पागल है क्या? रुक तुझे तो। पर इससे पहले कि मानसी गौरी को पकड़ भी पाती, वह वहाँ से भाग गई। ये जमशेदपुर का एक बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ रेस्टोरेंट था और इसकी सबसे ख़ास बात यह थी कि यह पूरी तरह से कल्चरल डेकोरेटेड था। दीवारों पर बना हुआ डेकोरेशन बरबस ही देखने वालों का ध्यान खुद की ओर आकर्षित कर लेता। मानसी के लिए गौरी रेस्टोरेंट तो आ चुकी थी, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर पूरे 1 साल तक
उसने खुद को अपने सारे रिश्तेदारों से किनारा जो कर लिया था और आज उसके बर्थडे के मौके पर उसका सबसे रूबरू होना उसे जरा अटपटा सा लग रहा था। रुक, अब क्या? गौरी ने आश्चर्य से मानसी की ओर देखकर कहा। इस बात पर गौरी इससे पहले कि कुछ समझ पाती, मानसी ने उसकी आंखों पर एक ब्लैक रिबन बांध दिया। गौरी, तू ना एकदम पागल है। मानसी, यह भी कोई कहने वाली बात है? गौरी, हैं? रिबन के कारण गौरी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। वह मानसी का हाथ पकड़कर अंदर चली आई। वे दोनों एक जगह आकर खड़ी हो गईं। मानसी, कुछ दिख नहीं रहा, अब तो रिबन खोल देना यार। पर उधर से कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा था। गौरी का दिल सहम सा गया। आखिर मानसी उसकी खुरापाती दोस्त थी। पता नहीं उसके दिमाग में कौन सी खुरापात चल रहा है। एक पल तो उसके जी में आया कि वह खुद ही अपना रिबन खोल दे, पर वह मानसी के सरप्राइज को ख़राब नहीं करना चाहती थी। अब काफ़ी देर सी होने लगी थी। सरप्राइज जाए भाड़ में, मैं रिबन खोल रही हूँ, यह सोचकर जैसे ही उसने अपना हाथ पीछे किया कि उसे खुद के ऊपर कुछ गिरते हुए महसूस हुआ। साथ ही मानसी की आवाज़ भी गूंजने लगी। थोड़ी बुद्धू, थोड़ी चंचल सी है, मेरी जैसी भी है, मेरी बेइज्जती है। यह सुन गौरी के होठों पर मुस्कान सी खिल गई। उसने रिबन हटाया तो बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ी आसपास बिखरी दिखी। वह अपने दोस्तों और उनके प्यार को देख खुश थी, तो अब जिन पर उसकी नज़र गई वह इमोशनल सी हो गई और वह उनके गले से जा लगी। अपने फैमिली से वह काफ़ी दिनों बाद जो मिल रही थी, वह इमोशनल थी। वहीं सब उसे यूँ खुश देखकर बहुत खुश थे। आखिरकार केक कटिंग और काफ़ी देर की मौज मस्ती के बाद उसने सबका धन्यवाद अदा किया। रात के 11:50 हुए थे। मानसी और वह हाल में 100 कदम बातें ज़्यादा कर रही थीं। अनुज भी वहीं सोफे पर सो चुका था। मम्मी पापा अंदर बेडरूम में थे। आज की खुशी गौरी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। रुद्र के मम्मी पापा की तरफ से भी उसे विशेष मिल चुकी थी। हाँ, रुद्र ने उसे विश नहीं किया था। बिमला जी ने उसे बता दिया था कि रुद्र एक बिजनेस मीटिंग में गया है और शायद उसे पता ना हो, पर गौरी को अब रुद्र से कोई आशा भी नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ हाँ में उत्तर दिया था। घड़ी रात के 11:58 दर्शा रही थी जब बातों ही बातों में मानसी ने उसे बताया कि गौरी के जल्दी से नीचे जाने के बाद उसे कोरियर वाले ने एक पार्सल दिया था। वह देखें तो ज़रा इसमें है क्या। गौरी ने एक नज़र मानसी पर डाली और जैसे ही उसने उस पार्सल को खोला कि वह असमंजस में आ गई। कभी गौरी मानसी को देखती तो कभी मानसी गौरी को। वे दोनों उधेड़-बुन में ही थीं जब अचानक ही गौरी का फ़ोन बज उठा। अब जैसे ही उसने कॉल रिसीव की और सामने वाले की आवाज़ सुनी कि उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। गौरी की आंखें बंद थीं और वह कैनवास में बने उस तस्वीर को अपने ज़हन में उतार लेना चाहती थी। बंद आंखों से अश्रुधारा बह निकली थी, जो उस तस्वीर को भिगो देना चाहती थी। हालांकि यह एक फ्रेम में था और गौरी अपनी उंगलियां बर्बस ही उस तस्वीर पर फेरने लगी। यह उसी की ही तो तस्वीर थी, उसकी और रुद्र की, जब उसने पहली बार उसे अपनी चारदीवारी से झांक कर देखा था। यह उसकी तो आंखें थीं जो रुद्र पर ठहर सी गई थीं। हेलो, हैप्पी बर्थडे कहा मैंने, थैंक यू तो बोल दो। कॉल के दूसरे साइड से अभी आवाज़ आ रही थी। थैंक्स, गौरी औपचारिकता निभाते हुए बोल पड़ी। कैसी हो? इस बात ने एक बार फिर उसके दिल को धड़का सा दिया। अब वह क्या कहती कैसी है, उससे तो अपने आंसुओं भी नहीं थम रहे थे। वह उठकर बालकनी में आ गई। मानसी उसकी हालत समझती थी, वह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसने कभी गौरी के सामने जिक्र नहीं किया, पर उसे भी तकलीफ़ होती थी जब अक्सर वह गौरी को खामोश और यूं तन्हाइयों में डूबे हुए देखती थी। रात की चांदनी में तारों की जगमगाहट के बीच सरसरी हवाएं उसके बालों पर अटखेलियाँ कर रही थीं। उसकी बिखरी लटें उसके चेहरे को छूकर जातीं और इधर उसके कानों में आती रुद्र की आवाज़ और उसका धड़कता दिल जैसे फिजा की महकी आज खूबसूरत सी शबाब थी। मैं ठीक हूँ, अपना बताओ। गौरी आखिरकार बोल पड़ी। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। अचानक रुद्र की इस बात को सुनकर गौरी की आंखें बड़ी हो गईं। उसे रुद्र की बातों में गहरी दर्द दिखाई दी। तुम ठीक हो? खुद ही देख लो। अब गौरी की नज़रें बालकनी के नीचे गईं तो उसे रुद्र उसकी ओर देखते हुए दिख गया। रुद्र को देख गौरी की नज़रें एक पल को उसी पर ठहर सी गईं। फिर ना जाने क्या सोच
वह धड़कते दिल के साथ भागते हुए फ्लैट के नीचे चली गई। गौरी और रुद्र अब कुछ ही कोस की दूरी पर खड़े थे। आज गौरी ने वाइट कलर का पटियाला पहन रखा था, तो वहीं रुद्र ने वाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन रखा था और ब्लैक कोट को अपने एक हाथ में लिए। उसकी नज़रें सिर्फ गौरी पर थीं। वहाँ खामोशी सी थी, पर उसके अंदर जैसे शोर का सैलाब उमड़ पड़ा था। मुझे गिल्ट है आज जो भी हुआ। अचानक गौरी के कानों में अतीत की एक कड़वी याद आ गई और उसने ना चाहते हुए भी अपने कदमों को पीछे कर लिया। वह ये भूल ही नहीं पाई थी कि रुद्र ने उसके उन प्यार भरे लम्हों को गिल्ट का नाम दिया था। उसके स्पर्श, उसके प्यार की उसकी नज़र में सिर्फ गिल्ट भर का नाम था। अब गौरी के सामने जैसे जैसे उस दिन के मोमेंट्स आते गए, वह अपने कदम पीछे करती गई। पर इससे पहले कि वह वहाँ से जा पाती, रुद्र ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थाम ली। रुद्र के स्पर्श से गौरी की धड़कनें तेजी से चलने लगीं। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह एक बार मुड़कर रुद्र को देख ले। कहीं ना कहीं रुद्र का स्पर्श गौरी के दिल में प्यार की एक कशिश जगा रहा था, पर फिर भी वह कैसे भूल जाती। वह उसने उसकी याद में एक एक लम्हे बिताए थे और कभी उसने उसके बारे में जानने तक की कोशिश तक नहीं की थी। गौरी अब तेजी से हाथ झटकते हुए अचानक से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, पर इससे पहले कि वह अंदर जा पाती, रुद्र ने उसे एक तरफ ले आया और उसे दीवार से टिकाते हुए अपने हाथों को उसके हाथों के ऊपर रख दिया। ये क्या बदतमीजी है? गौरी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए उसे घूर कर बोली। मतलब जब जी में आए चले आए, जब जी में आए फीलिंग्स जगाई, उसे क्या नाम दिया? सोचते हुए, हाँ गिल्ट। और जब चाहा छोड़कर चले गए, उसके सीने पर मारते हुए, आखिर क्यों रुद्र? बोलो क्यों? अरे हाँ, याद आया, उस लड़की के लिए ना। गौरी का गला बोलते बोलते पूरी तरह से रुन चुका था। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। अचानक ही वह रुद्र के सीने से जा लगी। रुद्र ने भी देर न करते हुए उसे खुद के सीने में छिपा लिया और उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद गौरी खुद ही उससे अलग हुई। गौरी और रुद्र एक बेंच पर बैठे हुए थे, जहाँ नीचे घास बिछी हुई थी। अभी रात के 2 बज रहे थे। मानसी को पता था, इसलिए गौरी को कोई फिक्र नहीं थी। गौरी बेंच पे हाथ रखे अपने पैर हिला रही थी, तो रुद्र की आंखें भी सामने की ओर थीं। अचानक गौरी को अपने हाथों पर रुद्र के हाथों के स्पर्श का एहसास हुआ और एक मीठी सी छुअन उसे गुदगुदा गई। रुद्र गौरी की आंखों में देखते हुए, गौरी, गौरी सामने देखकर, हाँ रुद्र मेरी आंखों में देखो। अब गौरी ने रुद्र की आंखों में देखा तो उसे उसकी आंखों में खुद के लिए बेशुमार चाहत दिखाई दी और उसकी पलकें खुद ब खुद झुक गईं। इधर रुद्र ने कहना जारी रखा और उसने उसे बताया कि उस दिन वह और नताशा एक बिजनेस डील से वापस आ रहे थे। नताशा उससे शादी करना चाहती थी, पर उसके दिल में उसके लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी और वह भी उसे यही बात समझा रहा था। जब अचानक ही मानसी कार के सामने आ गई और उसने नताशा और उसे देख शायद कुछ गलत अटकलें लगा लीं। गौरी का सर रुद्र के सीने पर था। उसने बातों ही बातों में उसे पूछ लिया, क्या सच में तुम्हें गिल्ट है जो भी उस दिन हुआ? इस बात पर अचानक ही रुद्र उठ बैठा। उसने एक नज़र चांद को देखा और ठंडी आंखें भरते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे करीब ना आऊं। उसके हाथ पर हाथ रख, पर मैं खुद को तुम्हें चाहने से रोक ना पाया। पहले दिन ही मेरी निगाहें तुम पर जैसे ठहर सी गई थीं। तुम्हारी वो मासूमियत जैसे मुझ पर जैसे कोई जादू कर रही थी। रुद्र बोलते जा रहा था और गौरी के मुख पर लालिमा आती जा रही थी। थोड़ी देर बोलने के बाद रुद्र मौन हो गया। गौरी रुद्र की आंखों में झाँक कर, क्या आपको गिल्ट है? रुद्र, ना। गौरी आश्चर्य से, तो फिर उस दिन? यह सुन रुद्र खामोश हो गया। गौरी भी मौन ही रही। फिर उसने खुद ही खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मुझे कोई गिल्ट नहीं, पर पर बस मैं चाहता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। गौरी आंखें बड़ी करते हुए, मतलब? रुद्र, हर मतलब का मतलब हो जरूरी तो नहीं। यह सुन गौरी कुछ कहती कि रुद्र ने उसकी पलकों पर अपने होंठ रख दिए। गौरी अब खुद में ही सिमट सी गई। सुबह होने में थोड़ी सी ही देर थी, पर दोनों की आंखों में नींद कहाँ। इससे पहले कि कोई अपने फ्लैट से बाहर निकलता, गौरी अपने फ्लैट में जा चुकी थी।
मानसी ने जब उसके हाथों में कोई पार्सल देखा तो वह खुश होकर बोली, ये क्या है? खुद ही देख लो। अब मानसी ने जैसे ही उस पार्सल को खोला देखा, उसने अपना हाथ गौरी के गर्दन पर लपेटते हुए कहा, वाओ, इतनी ब्यूटीफुल साड़ी। गौरी को छेड़ते हुए, मानना पड़ेगा जीजू की पसंद बहुत अच्छी है, बोले तो माइंड ब्लोइंग। गौरी शर्माते हुए, क्या यार, कुछ भी। मानसी, अरे मैं कह रही हूँ ना। इससे आगे मानसी कुछ बोलती कि शारदा जी कमरे के अंदर आ गईं और उन्होंने गौरी के गालों पर हाथ रखकर कहा, रुद्र आया है, एक बार मिल लो, उसे अच्छा लगेगा। यह सुन गौरी और मानसी ने एक दूसरे की तरफ देखा और भागते हुए बाहर हाल में आईं तो रुद्र उन्हें काफ़ी पीते हुए दिखा। अब जैसे ही रुद्र की नज़र गौरी और मानसी पर गई, वह उन्हें देख मुस्कुरा उठा। तो वही मौका मिलते ही रुद्र ने गौरी को आंख मार दी। यह देख गौरी की आंखें बड़ी हो गईं तो वही मानसी खिलखिला उठी। गौरी ने रुद्र और मानसी दोनों को घूर कर देखा तो मानसी वहाँ से भाग गई और रुद्र ने अपने कंधे उचका दिए। थोड़ी देर बाद गौरी रसोई घर में थी। जैसे ही वह पीछे मुड़ी कि रुद्र को खुद के पीछे खड़ा देख सहम सी गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गौरी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। वही जो करना चाहिए, रुद्र ने आंखों में आंखें डालकर कहा। मतलब यह कहकर रुद्र उसके करीब अपने कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे रुद्र उसके करीब आते जा रहा था, उसकी सांसें काफ़ी तेज़ी से चलने लगीं। इससे पहले कि रुद्र एकदम उसके करीब आता, अचानक से शारदा जी किचन में आ गई। उन्हें देख अब उन दोनों ने ही एक दूसरे को कुछ इस तरह देखा जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। शारदा जी, रुद्र, कुछ चाहिए था बेटा? रुद्र, हाँ। शारदा जी, क्या? रुद्र, गौरी। यह सुन शारदा जी ने उन दोनों की तरफ देखा तो गौरी की आंखें बड़ी और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अब घूरते हुए रुद्र की तरफ देखा तो जैसे उसे ख्याल आया कि आखिर वह क्या बोल गया। रुद्र जी, मेरा मतलब है कि। शारदा जी सकभरी निगाहों से देखते हुए कि वो मम्मी गौरी के हाथों से बने पराठों की बहुत तारीफ करती हैं। तो बस खाने पीने के बाद रुद्र जा चुका था तो गौरी की मम्मी पापा भी रांची के लिए निकल चुके थे। अगले दिन गौरी मेन रोड पर किसी का इंतज़ार कर रही थी कि उसे वह आता दिखा और उसके कदम अनायास ही उसकी ओर बढ़ गए। गौरी मेन रोड पर खड़े होकर न जाने कब से उसका इंतज़ार कर रही थी। उसकी नज़र कभी घड़ी पर जाती तो कभी वह अपनी साड़ी संभालने की कोशिश करती तो कभी वह अपनी जूड़ा पिन को सही करती। आते जाते लोगों की नज़र भी बरबस उस पर चली जाती। उसकी वह रॉयल ब्लू कलर की साड़ी, ब्लैक बॉर्डर और ब्लैक कलर की डीप नेट प्रिंटेड ब्लाउज, साथ ही एक तरफ साइड में जूड़ा और साड़ी पहनने का बहुत ही बारीक अंदाज और चेहरे पर किया गया हल्का मेकअप जैसे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि जैसे किसी की नज़र बस उसी पर टिकी हुई है और अचानक ही उसका ध्यान सड़क की दूसरी साइड पर चला गया, जहाँ ना जाने रुद्र कब से खड़ा बस उसे ही निहार रहा था। अनायास ही दोनों के कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ चले। रुद्र ने आज ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी जिसमें वह किसी हीरो के माफिक लग रहा था। रोड के एक तरफ दोनों खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे जैसे वे दोनों आज एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हों। अचानक ही गौरी की पलकें शर्म से झुक गईं और रुद्र गौरी की इस अदा पर मंद मंद मुस्कुरा उठा। रुद्र ने अब जैसे ही गौरी की कलाई पकड़ी कि उसकी धड़कनें काफ़ी तेज हो गईं और एक मीठा सा एहसास उसे गुदगुदा गया। अब उसने एक नज़र उठाकर रुद्र को देखा, इससे पहले कि वह अभी उसे अपनी नज़रों में भर पाती और रुद्र इस लम्हे को जी पाता कि गौरी उसकी बाहों में निढाल सी हो गई। गौरी को इस स्थिति में देखकर रुद्र सकपका सा गया। इधर रुद्र ने जिन हाथों से गौरी को पकड़ा था वे रक्त से लाल हो चुके थे और चारों ओर भगदड़ सी मच गई। असल में कुछ गुंडे शहर में घुस आए थे और पुलिस उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। उन्हीं में से किसी ने गोली चला दी थी जो गौरी के सीने को भेद कर जा चुकी थी। रुद्र खून को देखकर सिरफिरा सा हो चुका था और उसने जेब से पिस्टल निकालकर एक ही गोली में उस गुंडे को उड़ा दिया। रुद्र ने अब घुटनों के बल बैठकर गौरी के सर को अपनी गोद में रख लिया। झरझर बहते आंसू गौरी को भिगोने लगे। इधर भगदड़ चालू थी।
थोड़ी देर बाद पुलिस ने उन गुंडों पर काबू पा लिया। किसी ने एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर दिया। रुद्र गौरी के ऊपर झुका हुआ था और वे दोनों लोगों की भीड़ से घिरे हुए थे। पुलिस आगे आई और उन्होंने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा कि मानो ऐसा लगा जैसे उसमें जान ही बची ना हो और वह पूरा ठंडा पड़ चुका हो। हालांकि उसकी सांसें चल रही थीं, पर शरीर में कोई हरकत नहीं थी। इधर गौरी का भी काफ़ी खून बह चुका था और लग नहीं रहा था कि उसमें सांसें बची हों। पुलिस जल्द से तत्परता दिखाते हुए उन दोनों को हॉस्पिटल ले आई। इधर ऑपरेशन थिएटर में उन दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा था और उधर मानसी, गौरी के मम्मी पापा भी रांची से आ चुके थे और उनका रो रो कर बुरा हाल था। गौरी की मम्मी तो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थीं। सुबह तक तो उन्होंने गौरी और रुद्र को ठीक ठाक देखा था और अभी उनकी यह हालत देख उनका खुद पर जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं था। रुद्र के पेरेंट्स भी दिल्ली से निकल चुके थे। थोड़ी देर बाद विमला जी और विनय शर्मा हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। शारदा जी और अमित जी उन्हें देख भावुक से हो गए। अनुज और मानसी उन सबको संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि गौरी का ऑपरेशन से गोली निकाला जा चुका था, पर डॉक्टरों ने फिलहाल कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा था। शर्मा जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र को हुआ क्या है। वे सब चिंतामग्न और भावुक से थे जब अचानक ही डॉक्टर अपने चैम्बर से बाहर आए और किसी बड़ी अनहोनी के डर से उन सबका दिल धड़क उठा।